अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूं कनाडा के खूबसूरत सूबे ओंटारियो से। आज स्नो स्टॉर्म वार्निंग है, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ने वाली है आज और कल। तो मैंने सोचा आपको मौसम का हाल दिखाता हूं, ख़ास तौर पे जब इतनी वार्निंग दी गई है स्नो स्टॉर्म की, तो कैसी सूरत हाल है। और इवन हमारे अपने भी कुछ इक्विपमेंट के स्टार्टअप्स थे, लेकिन अब पता नहीं वो होंगे या नहीं बिकॉज ऑफ द हार्श वेदर। बिकॉज स्टार्टअप्स तभी होते हैं जब वेदर काम हो। तो सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप देते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो नाजरीन, कनाडा में इस बार रिकॉर्ड बर्फ़ पड़ी है। मुझे कनाडा में रहते हुए अब 2 साल हो गए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी पहले साल भी नहीं हुई थी। लास्ट विंटर्स तो बहुत ही कूल थे, कोई इतनी ख़ास ना बर्फ़बारी पड़ी, ना ही टेम्परेचर्स बहुत लो गए थे, यानी जो 2024 का जनवरी फरवरी था। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है, और अब तो ऐसी वार्निंग आ गई है कि बहुत सी जगहों पर कल छुट्टी है, इवन स्कूल्स भी बंद होंगे, और बहुत लोग शायद काम पर भी ना जा सकें, क्योंकि वैसे तो ऑब्वियसली गाड़ी में ही बैठकर जाना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी की वजह से विज़न ऑब्सक्योर हो जाता है, ब्लर हो जाता है। और दूसरी ये चीज़ कि इवन दो सड़कें साथ-साथ साफ़ की जा रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी के स्लिप होने का ख़तरा होता है, बावजूद इसके कि विंटर टायर्स लगवाए हुए होते हैं। ख़तरनाक मौसम है इस हफ़्ते। फिसलने के खतरे की वजह से गाड़ियाँ भी मैक्सिमम स्पीड से कम पर चल रही होती हैं, जिसकी वजह से रफ़्तार भी आहिस्ता हो जाती है, तो ज़रा देर भी लगती है आने-जाने में। तो आज हिना कह रही थी कि कुछ बाहर से रेडीमेड खा लेते हैं, लेकिन क्योंकि स्नो स्टॉर्म है तो मैंने सोचा कि जाते हुए खुद ही ले जाता हूँ मैं, और ज़्यादा ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिस में था तो घर तो मैं जा ही रहा था, तो रास्ते से फिर सोचा कुछ पिकअप कर लेते हैं। तो मैंने पिछले हफ्ते कुछ वीडियोस अपलोड की थी घर के सिलसिले में कि कनाडा में जो लोग घर ख़रीदते हैं मॉर्टगेज पर, और सारी सारी उम्र लग जाती है उसकी मॉर्टगेज पे ऑफ करने में, और घर फिर भी पेड ऑफ नहीं हो पाता, और वो अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कल मुझे एक मैसेज आया हुआ था व्हाट्सएप पर। आपको पता है कि मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर देकर रखता हूँ व्हाट्सएप वाला, तो बहुत लोग उस पर अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो एक ख़ातून ने अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान की हुई थी व्हाट्सएप मैसेज में, तो मैंने सोचा कि आपके भी गोश गुज़ार करूँगा। वो कनाडा से ही हैं, और कहती हैं कि बिलाल बेटा, आपकी मैंने वीडियोस देखी हैं कि आप बताते हो कि कैसे कनाडा में घर लेना मुश्किल है, लेकिन साथ ही साथ एक सोशल प्रेशर होता है। जिन लोगों ने घर लिए हुए होते हैं वो एक म्यार सेट कर देते हैं दूसरों के लिए भी कि हमने लिया है, अब आप कब ले रहे हैं अपना घर। और लोग यहाँ पर आकर अपना घर लेने को एक ज़रूरत की तरह समझते हैं। तो हम भी जब आज से 13 साल पहले आए थे कनाडा यूके से, उससे पहले यूके रहते थे, तो वहाँ से इमिग्रेट करके कनाडा आए थे। तो आते साथ अपना घर ख़रीदा यहाँ पर, और सिर्फ डाउन पेमेंट ही दी थी, और उसकी मॉर्टगेज अभी तक पे ऑफ हो रही है। तो मेरे बच्चों की शादियां हो गई हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों अमेरिका में होते हैं, और दोनों की शादियां हो गई हैं। अब इतना बड़ा हमने घर लिया हुआ है। मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं, और हस्बैंड की भी तबीयत सही नहीं रहती, वो चलने फिरने में उनको अब तकलीफ़ होती है, आर्थराइटिस के मरीज़ हैं। लेकिन घर में हम लोग दोनों खुद ही हैं, कोई हाउस हेल्प तो नहीं रखी हुई। और बेटी तो अलग अपने घर में रहती है, ज़ाहिर उसकी शादी हो गई है, और बेटा भी अमेरिका में रहता है, और उसकी वहाँ पर जॉब है, और वो यहाँ पर नहीं आ सकता। उसकी शादी भी हो गई है, और बहू के साथ भी हमारी नहीं बन सकती, बिकॉज़ वो और तरह की है उनके लहजे से। और उन्होंने खुद भी बताया था कि वो पहले पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, लेकिन उसके बाद वो लोग इंग्लैंड मूव कर गए थे, और मतलब अरसा दराज से वो पाकिस्तान को छोड़ चुके हुए हैं, तकरीबन पिछले 25 साल से। इंग्लैंड से कनाडा मूव हुए हैं तकरीबन 13 इयर्स अगो। तो बेटे ने शादी कर ली है अमेरिका में एक गोरी से, तो ज़ाहिर है उसका तो टोटल कल्चर ही डिफरेंट है इनसे।
तो बताती हैं कि हम 1 हफ़्ते से ऊपर ना तो उनके घर जाकर रह सकते हैं और ना ही वो लंबे टाइम के लिए यहाँ पर आकर रहते हैं। मतलब उनका बहुत बड़ा घर है यहाँ ओंटारियो में और कहते हैं कि इतने बड़े घर में हम बस अकेले ही रहते हैं। तो बस हम दोनों खुद ही घर में रहते हैं और मेरे शौहर की भी तबीयत सही नहीं है। मुझे उनको दोनों को जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस के हम मरीज़ हैं और ठंड में ना तो बाहर निकल कर बर्फ़ साफ़ की जाती है, अपना घर ख़रीदा हुआ है और ज़ाहिर है कि जिसका घर होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है बाहर निकल कर बर्फ़ भी साफ़ करना और हर तरह के काम करने होते हैं, बाज़ार से सौदा सलफ़ लाना। हालाँकि वो लोग पहले भी बरतानिया में रहते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने अभी टेक सेवी नहीं है कि ऐप्स का इस्तेमाल कर सकें या उनको पता हो। जैसे आपको पता है कि कनाडा में अगर आप नहीं जाना चाहते ग्रोसरी करने के लिए, तो आप घर बैठे भी मँगवा सकते हैं। Are there boneless wings? Boneless wings? How much is that? Boneless wings, you are looking with the combo or Just the boneless boneless wing. wings? That will be around $8.99, $9. $9. Okay, what are the flavors? Flavors, we have all those flavors available. How many are they? How many? How many are they in one Six. order? 6. Can I have 2 of garlic, 2 signatures, and 2 ghost peppers? No, we cannot make that way. We can choose one sauce for 6 dishes. तो व्यूअर्स निघत नाम है उनका जिनका मुझे मैसेज आया था। उनका किस्सा मैं आपको बाकी बताता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। पहले मैं ऑर्डर दे देता हूँ यहाँ पर। मैं सोच रहा था कि 2-2 हर फ्लेवर के ट्राई करूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि 6 हम एक ही तरह के बना सकते हैं एक ऑर्डर में। तो मैंने सोचा कि हॉट वाले ऑर्डर कर देता हूँ, सिग्नेचर हॉट। तो यहाँ ऑर्डर तो मैंने ऑफिस से निकलते हुए ही दे दिया था 1 लार्ज बॉक्स का, लेकिन यहाँ पहुँचा तो बोनलेस विंग्स का भी मूड बन गया बिकॉज़ विंग्स हमेशा बोन्स के साथ ही खाए हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार ट्राई करता हूँ कि इनके सिग्नेचर बोनलेस विंग्स कैसे होते हैं। तो मैंने उनको भी ऐड करवा दिया था इसी ऑर्डर में। तो टोटल तकरीबन $21 बिल बना था। अभी तो टैक्स नहीं है, टैक्स ब्रेक चल रही है, वरना इस पर फिर टैक्स भी चार्ज होता है और टैक्स ब्रेक बस अब ख़त्म होने ही वाली है, शायद मिड फरवरी में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हर चीज़ पर टैक्स होगा। तो अभी ये पिछले तकरीबन शायद 1.5 महीने से टैक्स ब्रेक चल रही थी कि आप जो भी डाइन आउट करने जाते हैं, रेस्टोरेंट किसी भी जाते हैं, चाहे आप पिकअप करते हैं, कुछ भी होता है। और बहुत से ग्रोसरी के आइटम्स पर भी टैक्स ब्रेक थी, मतलब टैक्स चार्ज नहीं हो रहा था, लेकिन अब फिर से कंटिन्यू होगा। साथ-साथ मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, अभी तूफ़ान बस शुरू ही हुआ था, लेकिन मेनली रात में ये ज़ोर पकड़ेगा और कल के दिन काफ़ी तेज़ तूफ़ान है। वैसे इनकी ये साथ में स्टार्टर्स की डील्स भी अच्छी हैं, एक मिनी सैंडविच भी मिल जाता है $4 का और पेट तो उससे भी भर जाता है और थोड़ी डाइटिंग ही हो जाती है, पोर्शन साइज़ छोटा होता है तो। Um, Fanta, please. No. तो साथ में ड्रिंक भी थी क्योंकि ये कॉम्बो ऑर्डर था। तो 1 लार्ज बॉक्स जो था उसमें एक लेग पीस था, एक थाई पीस था और ड्रिंक थी और एक साइड थी। साइड पर मैंने फ्राइज़ ले लिए थे और साथ में बोनलेस विंग्स ले लिए थे। तो बस ये चीज़ें पैक करवा के अब मैं जा रहा था। बाहर निकला तो इतनी ज़्यादा ठंड लगी, बिल्कुल जैसे हाथ फ्रीज़ हो गए थे। मैं दौड़ के गाड़ी में जाकर बैठा और मैं सोच रहा था कि ये तो ठीक है जो खाना है, लेकिन ड्रिंक कैसे लेकर जाऊँगा? फिर मेरा ख़्याल आया कि आगे इसका कप होल्डर है, लगे हुए हैं गाड़ी में आगे, उसको प्रेस करते हैं बटन तो वो कप होल्डर्स निकल आते हैं। तो उसमें मैंने फिर रख दी थी ताकि सेफ़ तरीके से चली जाए और स्पिल ना हो। और ऊपर तो खैर कैप लगा ही हुआ था फैंटा के। मैंने आइस नहीं डलवाई थी, पहले ही इतनी ठंड थी। वैसे भी हम लोग फ़िज़ी ड्रिंक्स नहीं पीते, बस 1-2 घूँट ही लेंगे, बाकी फेंका ही जाएगा। ये देखें बर्फ़ हटाने वाली मशीन खड़ी हुई है, ये साथ-साथ हटाती जाती है और ये नमक भी छिड़कती जाती है सड़कों पर, जिसकी वज़ह से बर्फ़ तो पिघल जाती है लेकिन गाड़ियाँ रस्ट पकड़ सकती हैं। इसलिए गाड़ियों का
रस्ट ट्रीटमेंट करवाना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है वक्तन फ़वक्तन। साल में कम से कम 1 दफ़ा तो करवा ही लेना चाहिए मेरे ख़्याल में। तो वैसे मैंने अपने फ़ेस की तरफ कैमरा रखा हुआ होता है, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं बाहर के मनाज़िर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वैसे भी अभी तूफ़ान स्टार्ट हो रहा था। और दूसरा ये कि आपको मेरा शहर भी देखने मिल जाए, क्योंकि लोगों को बहुत तजस्सुस है कि मैं ओंटारियो में कौन से शहर में रहता हूँ। शहर तो क्या, बल्कि इसको एक कस्बा कहूँगा मैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। आप नीचे कमेंट करें, फिर मैं आपको बताऊँगा कि किसका गेस ठीक है। और आप लोगों ने सबने कमेंट करना है। ये आपको बता देता हूँ कि है ओंटारियो में ही, साथ-साथ आप देखते जाएँ और गेस करें। अच्छा, तो अब बात को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से मैंने पॉज़ किया था कि मुझे निघत, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, मुझसे तो ख़ैर उम्र में बहुत बड़ी हैं, मैं उनके बेटे की उम्र का ही हूँगा, तो उनको आंटी कहना मुनासिब होगा। तो मुझे निघत आंटी का जो मैसेज आया था, उसमें वो बता रही थी कि इवन दो पाकिस्तान छोड़े हुए अरसा दराज़ हो गया है, लेकिन कभी ठीक से ना तो इंग्लिश सीख सके, और बोल तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन जो रवानी होती है, जैसे हम लोग आते ही यहाँ पर एक्सेंट भी पकड़ लेते हैं और तेज़ी से बोलने लग पड़ते हैं, शायद क्योंकि हम अभी का जो एजुकेशनल सिस्टम ही है ना, वो ही बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है पहले के मुकाबले में। सो समहाउ बहरहाल जो उस एज कैटेगरी के लोग हैं, उनमें से बहुत से मैंने देखा है कि इवन दो बाहर काफ़ी अरसे से रह रहे होते हैं, फिर भी इंग्लिश में उनकी फरावानी नहीं होती। और इसी तरीके से जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में बड़े बूढ़े मोबाइल्स यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन ऐप्स यूज़ करने में उतने तेज़ नहीं हैं वो, जितने हम लोग हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी जो इवन दो मूव करके आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको इतने अच्छे तरीके से यूज़ करना नहीं आता। तो बता रही थी कि उनको ग्रोसरी लाने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि अब जो उनके शौहर हैं, उनको ठीक से नज़र नहीं आता, बीनाई कम होती जा रही है, और साथ में आर्थराइटिस के भी मरीज़ हैं, तो उनको ही जाना पड़ता है, क्योंकि दोनों बच्चे तो अमेरिका में हैं, तो ग्रोसरी लाते हुए भी मुश्किल का सामना होता है। तो आंटी ख़ुद तो घर से ज़्यादा निकलती ही नहीं है, क्योंकि उनको भी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, और उनको ठंड भी ज़्यादा लग जाती है जैसे ही बाहर निकलती हैं तो, और जिसकी वजह से घुटनों में शदीद और भी तकलीफ़ बढ़ जाती है, और साथ में नज़ला ज़ुकाम और आँखों में भी इरिटेशन शुरू हो जाती है। तो शी प्रेफर्स टू स्टे एट होम, तो अपने शौहर को ही बाहर भेजती हैं। फिर फ़ोन पर उनको डिक्टेट करती हैं कि क्या लाना है, तो वो गंदुम बताती हैं तो वो चना ले आते हैं, और वो लीमू बताती हैं तो वो खरबूजा ले आते हैं। उनको ठीक से समझ नहीं आता। तो बता रही थी कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपकी मैं वीडियोस देखती हूँ कि ऑब्वियसली आप अभी जवान हो, कनाडा आए हो, आपकी अपनी फैमिली, आपका दिल करता है आपका अपना घर हो, और आपको बहुत बड़े-बड़े घर जो आप देखते हो, उनमें रहने वालों की ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे मुकम्मल महसूस होती होगी कि जैसे इनकी ज़िंदगी में तो कोई गम है ही नहीं और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखो, इन्होंने अपने-अपने घर ले लिए हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, कितने खूबसूरत घर हैं, वेल कंडीशन्ड और वेंटिलेटेड, और सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडे। पीछे सिर्फ मतलब हॉल है और किचन है और कमरे ऊपर हैं, और मतलब कि इतना स्पेशियस, साथ में बैकयार्ड भी है, पैटियो भी है, और गराज में 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, और इतनी ग्रीनरी है और इतना खूबसूरत है, मार्केट से करीब, और देखने में भी कितने प्यारे घर हैं। लेकिन इन घरों के अंदर रहने वाले जो इंसान हैं, उन इंसानों की ज़िंदगी के वैसे ही मसाइल हैं जैसे किसी के भी होते हैं। और बेटा, आप समझते होंगे कि आप कनाडा आए हुए 2 साल हुए हैं तो मुश्किल से गुज़र रहे हो, लेकिन हम हालांकि यहाँ पर होम ओनर्स हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं, मैं दुआ करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कभी ना आएँ। कि ऑब्वियसली जब हमें भी शुरू में घर मिला था तो हमें भी बहुत खुशी हुई थी, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती जाती हैं, और आपकी ज़िंदगी में जिस जिस तरह से जो मरहले बदलते जाते हैं, आपकी मुश्किलात जो चेंज होती जाती हैं, तो आपका पर्सपेक्टिव ज़िंदगी का बिल्कुल बदल जाता है। अब इवन दो हमारे पास अपना खुद का इतना बड़ा घर है, लेकिन इट्स मोर लाइक अ लायबिलिटी फॉर अस दैन अ ब्लेसिंग, बिकॉज़ अगर हम मियाँ बीवी को ही गुजारा करना होता एंड में, तो हम तो किराए पर भी रह सकते थे, और वहाँ हमारे लिए ये आसानी होती कि हमें बर्फ़ भी साफ़ ना करनी पड़ती,
क्योंकि हमने तो घर यही सोच कर लिया था कि हमारा बेटा भी हमारे साथ रहेगा। उस वक़्त तो यही सोच थी कि चलो अपने बुढ़ापे का सहारा है, बेटा साथ होगा, उसको घर की ज़रूरत होगी। हमें क्या पता था कि बेटा हम पढ़ने भेजेंगे अमेरिका तो उधर ही जॉब करने लग पड़ेगा और फिर वहीं शादी कर लेगा और ऐसा सिलसिला हो जाएगा कि ना वो हमारे साथ रह सकेगा, ना हम उसके साथ रह सकेंगे। तो हमने जो आज से तकरीबन 13 साल कबल ये घर लिया था और तब से इसकी किस्तें भरते आ रहे हैं। तो ज़िंदगी कुछ इस ढंग से चेंज हुई है कि अगर आज जिन सर्कमस्टांसेस में हम हैं, इनका हमें उस वक़्त पता होता जब हम घर ले रहे थे, तो शायद हम कभी भी ना लेते। बिकॉज़ ना वो बेटा हमारे साथ रह सकता है। अब इतने बड़े घर को सँभालना हमारे लिए अलग मसला है। हाउस हेल्प मैनेज करना, उसको पैसे देना कनाडा में अपने आप में एक प्रॉब्लम है। हम दोनों को खुद ही अपने काम करने पड़ते हैं और हम अब उम्र के उस हिस्से में हैं कि कुछ पता नहीं है कब वक़्त पूरा हो गया हो। तो अभी तो चलें हम दोनों को एक-दूसरे का आसरा है, लेकिन अल्लाह जाने कब वो घड़ी आ पहुँचेगी सर पर जैसे एक नंगी तलवार लटक रही है। क्योंकि जानते हैं उम्र के उस हिस्से को पहुँच चुके हैं जिस तक पहुँचते-पहुँचते बहुत लोग इस जहान फ़ानी से कूच कर चुके होते हैं। तो हम तो फिर भी अभी तक ज़िंदा हैं। तो कब हम में से कोई एक चला जाएगा, उसके बाद दूसरे की क्या ज़िंदगी रह जाएगी। अगर मैं फ़ौत हो जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड की इस कनाडा में अकेले इतने बड़े घर में क्या लाइफ़ है, और अगर वो फ़ौत हो जाते हैं तो फिर मैं क्या करूँगी। बेटा वहाँ पर ऐसा मसरूफ़ है अपनी जॉब में और ऑब्वियसली उसकी शादी भी हो गई है कि बहुत मुश्किल है और मेरी अपनी बहू के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है बिल्कुल भी। तो इतने बड़े घर को मुझे ही सँभालना है और मुझे ही इसकी मॉर्टगेजेस भी पूरी करनी है। यहाँ वो हिसाब नहीं है कि बहू आई है तो कुछ हमारी भी मदद हो जाएगी, बल्कि कभी अगर बहू आती है थोड़े दिनों के लिए तो उसके सामने ट्रे भी मुझे ही लगानी पड़ती है और उसकी पसंद की सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। मैं ये कोई गिला नहीं कर रही, लेकिन दिल में ख़्याल आता है कि हमने भी अपने सास-ससुर की बहुत खिदमत की है और अब हम उम्र के उस हिस्से में पहुँच चुके हैं कि थोड़ा हमारा भी हक बनता था। और ये कहते-कहते उनकी आवाज़ भर आई और उनके मैसेज से पता चल रहा था जैसे वो अपने दिल की भड़ास निकाल रही हों, लेकिन गुस्से में नहीं, बहुत दर्द भरी सी आवाज़ थी उनकी, ऐसे जैसे रोने सी लग पड़ी थी, जैसे हिचकियाँ बंध गई हों। और सुनते-सुनते भी मुझ पर भी रिक्कत तारी हो गई। बड़ी मुश्किल से मैंने पूरा मैसेज सुना। कहती हैं कि बेटा ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इस घर को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है। इसको साफ़-सुथरा रखना, इसकी सफाई करना, बिकॉज़ ऑब्वियसली नीचे के लाउंज की भी सफाई करनी होती है, ऊपर भी सारे कमरों की सफाई करनी होती है। और हमारा तो अब उम्र के इस हिस्से में आकर ये आलम हो गया है कि टीवी का रिमोट गुम जाए तो वो नहीं मिलता कि वो कहाँ है, और टीवी का वॉल्यूम ऊँचा करना हो तो समझ नहीं आती कौन-सा बटन प्रेस करें। वही वॉल्यूम का दबा रहे होते हैं तो वो काम नहीं कर रहा होता समटाइम्स। कभी कोई स्विच काम करना छोड़ देता है, कभी वेंटिलेशन के इश्यूज़ आ जाते हैं। घर का जो सेंट्रल हीटर है, जो डक्ट्स हैं सही तरीके से घर को गर्म नहीं कर रही होती सर्दियों में, उनकी सफाई करनी होती है। खुद ग्रिल्स साफ़ करती हूँ तो डस्ट से मुझे ऐसी एलर्जी होती है कि हफ्तों तक साँस का इशू हो जाता है, ठीक से साँस नहीं आती। उनकी सफाई करने के लिए हम जब कॉन्ट्रैक्टर्स ढूँढते हैं तो अभी ये हुआ था कि पिछले महीने सफाई करवाई थी, $500 लेकर चले गए और अभी भी वैसे का वैसा मसला है। तो घर में मसाइल अलग उठते रहते हैं। इतने बड़े घर को आप देखकर समझते हो कि इनकी ज़िंदगी बिल्कुल कंप्लीट होगी और बहुत खूबसूरत होगी। इस घर को पालना हमारे लिए एक मसले से कम नहीं है और मुझे लगता है कि जितने हम सिमटे हुए होते और हमारे पास बिलॉन्गिंग्स कम होती, हम उतना अपने आप को वेट फ्री महसूस करते, हल्का-फुल्का महसूस करते, हमारे पास कोई लायबिलिटीज़ ना होती। अभी हालाँकि हम उम्र के इस हिस्से में पहुँच चुके हैं कि मेरे हस्बैंड के लिए काम करना भी मुश्किल है। पहले तो वो टैक्सी चलाते रहे हैं, लेकिन अब वो उनको उतने अच्छे तरीके से नज़र नहीं आता तो वो घर में बैठ गए हैं। लेकिन घर का टैक्स तो हमें देना ही होता है। एक तो हम मॉर्टगेज दे रहे हैं, साथ में हमें प्रॉपर्टी टैक्स भी अदा करना है और करते ही रहना है। तो हमारे लिए हर चीज़ प्रॉब्लम है, ग्रोसरी लाने से लेकर घर को मैनेज करने से लेकर बाहर की बर्फ़ साफ़ करना,
और साल में कभी ईद पर एक ईद और दूसरी ईद होती है तो मेरे जो बहन भाई हैं और मेरे हस्बैंड के बहन भाई हैं हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो चलो वो अच्छा लगता है कि एक हमारे पास बड़ा घर है, बड़ी स्पेस है कि पूरी फैमिली उसमें आकर समा जाती है और फंक्शन हो जाता है। फंक्शन क्या होता है, एक दावत ही होती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दोज टू प्रोमिनेंट इवेंट्स जो ईद के होते हैं, घर खाली ही रहता है सारे साल और तमाम रिश्तेदार अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं। सबकी अपनी अपनी लाइफ चल रही है, अपनी अपनी जॉब्स चल रही हैं, किसी के पास ज़्यादा वक्त ही नहीं होता। कभी कभार फ़ोन कर लें तो कर लें। तो बस मतलब हम दोनों बूढ़े मियाँ बीवी इतने बड़े से घर में अकेले घूमते फिरते रहते हैं और कमरे से तंग आ जाएं तो नीचे टीवी लाउंज में आ जाते हैं, टीवी लाउंज से तंग आ जाएं तो किचन में चले जाते हैं, किचन से दिल भर जाए तो वापस ऊपर जाकर टीवी देख लेते हैं। लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना अपने आप में मसला है। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको बहुत तसल्ली दिलाने की कोशिश की। मैंने कहा कि आप फिर सब कुछ छोड़-छाड़ के पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? कहते हैं आप पाकिस्तान हम कैसे जाएँ? पाकिस्तान को छोड़े हुए हमें तकरीबन 26 साल हो गए हैं। पाकिस्तान में एक भाई हमारा रहता था, अब उसका भी इंतकाल हो गया है। वालिद-वालिदा तो बहुत पहले ही फ़ौत हो गए थे। पाकिस्तान में अब हमारा कोई भी नहीं है। अब हम वहाँ से निकल आए हैं और यही है हमारे पास जो है। तो नाज़रीन, इनकी कहानी ने मुझे अंदर से झंझोड़ दिया और मेरी ज़िंदगी का ज़ाविया ही तब्दील करके रख दिया। ये प्यारे-प्यारे घर जिनमें मुझे इतनी कशिश महसूस होती थी, मैंने सोचा कि हाँ, एक वक़्त तक इनमें रहने का मज़ा भी है, लेकिन ज़िंदगी बदस्तूर चलती जाती है और इंसान मुख्तलिफ़ मराहिल तय करता-करता बिल-आखिर नातवाँ, बूढ़ा और कमज़ोर हो जाता है। और उस वक़्त उसके हाथ आई ये इक्विटी और ये जायदाद समटाइम्स ब्लेसिंग से ज़्यादा लायबिलिटी बन जाती है। अब इस तरह का कोई कपल है, क्योंकि कपल ही मैं कहूँगा, बच्चों की तो शादी हो गई, वो तो चले गए। अगर कोई कपल है जो नॉर्थ अमेरिका में या वेस्ट में कहीं भी या यूरोप में रह रहा है, उनके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो अगर वो किराए पर रहते हों, क्योंकि ना तो उनको बर्फ़ साफ़ करनी पड़े और थोड़ी स्पेस हो। बहुत बड़ा घर लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 कमरों का भी हो तो उनके लिए काफ़ी है। इतना हो जो उनके लिए मैनेज करना आसान हो और ग्रोसरीज़ वो घर पर ईज़िली डिलीवर करवा सकें और आस-पास कोई अपने जैसे रहने वाले और लोग हों। बल्कि मैं समझता हूँ शायद अपार्टमेंट लिविंग वुड बी बेस्ट फॉर सच पीपल, क्योंकि उसमें उनको अपने इर्द-गिर्द आस-पास देसी फैमिलीज़ भी मिल सकती हैं। हो सकता है कोई अपने हम उम्र, कोई अपने कल्चर के, अपने मिज़ाज के लोग भी मिल जाएँ जिनके साथ दुआ सलाम भी हो सके विदाउट हैविंग टू गो आउट इन द पार्क्स ड्यूरिंग द समर टू सोशलाइज़। मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिस तरह से मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि ये सारे घर देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं और बंदे का दिल करता है कि हमारे पास अपना भी हो, तो इनको वाक़ई पे ऑफ करते हुए इंसान की पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है। और जब एंड में उसकी मॉर्टगेज थोड़ी रह गई होती है और घर की इक्विटी काफ़ी बन चुकी होती है, तो इंसान यही सोचकर घर लेता है कि चलो हमारे कम से कम पैसे सेव हो रहे हैं, इक्विटी तो बन रही है। लेकिन वो घर इंसान कभी सेल ऑफ नहीं करता, बिकॉज़ अगर बेचेगा तो नया घर उससे भी ज़्यादा महंगा होगा। तो ये जो पॉइंट हमारे ज़हन में होता है कि कम से कम इक्विटी बन रही है, ये बेसिकली पॉइंटलेस ही है, बिकॉज़ वो इक्विटी कभी भी आपके हाथ नहीं आनी। आपको सिर्फ़ एक लिविंग एक्सपीरियंस ही मिलेगा उस घर में रहने का, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ वो घर आपका अपना है। लेकिन इट ओनली गोज़ दैट फार। अगर आप किराए पर भी रहते हैं अच्छे से घर में, तो लिविंग एक्सपीरियंस तो आप वहाँ ले सकते हैं। तो मेरा घर आ गया है, तो आज ये मैं देख रहा हूँ कि कूड़ा रखा था बाहर लेकिन लेकर नहीं गए, क्योंकि शायद वजह ये थी कि मैंने थोड़ा-सा पीछे करके रखा था, तो कूड़ा उठाने वालों ने इतनी ज़हमत नहीं की कि थोड़ा-सा आगे होकर कूड़ा उठा लेते हैं। अब मुझे इसको वापस खुद ही डिस्पोज़ ऑफ करना पड़ेगा। चलें, अब मैं अंदर जाकर हिना और बच्चियों को सरप्राइज़ देता हूँ, उनको बहुत खुशी होगी खाना लेकर। तो बस मैं रैप अप करता हूँ। आज के जो मैसेज था निगहत आंटी का, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी का एक डिफरेंट पहलू उन्होंने दिखाया और मेरी अंडरस्टैंडिंग तो पहले भी कुछ इसी किस्म की थी, लेकिन ज़ाहिर है कि जैसे-जैसे वक्त गुज़रता है इंसान दूसरों के तजुर्बों से भी सीखता है, तो
ज़िंदगी में हम बहुत सोचते हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन पल की खबर नहीं होती। और वो चीज़ें जो दूर से देखने में बहुत ही हसीन और पुरकशिश लग रही होती हैं, दरअसल वो जिनके पास भी होती हैं तो वो उन्हीं को पता होता है कि उनके पास होने की कितनी खुशी है उनको, या वो वाकई वो अहमियत रखती हैं जो हम समझते हैं कि उनकी अहमियत है तब तक जब तक कि वो हमारे पास नहीं होती। तो बस इस दुनिया में और इंसान की साइकोलॉजी भी कुछ ऐसी है कि जो चीज़ें हमें मिल जाती हैं हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जो नहीं होती बस उसके लिए तरसते रहते हैं। हमें चाहिए कि बस जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया है उसमें सब्र शुक्र से रहें। Boneless wings. Boneless wings. तो हिना और बच्चियां बहुत खुश हुई थी और बहुत मज़े का खाना था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और ये जो सब्सक्राइबर थी और इस तरह के जितने भी लोग हैं इन लोगों के लिए भी आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लाए।